नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के क्या रुख रहेगा और सियासत कैसी रहेगी, इन सब मामलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अंकित शर्मा जी हैं, सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, 2027 की तैयारियाँ तो चली रही होंगी? जी बिल्कुल। क्या क्या चल रहा है? देखिए, अभी आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये तय किया है कि टिकट का जो वितरण है वो चुनाव से 6 माह पूर्व कर दिया जाएगा, ताकि लोकसभा में हम लोग 37 सांसद लाए थे और कुछ ऐसे टिकट हैं, जैसे हम मेरठ की या बागपत की बात करते हैं, जो थोड़े से लेट हो गए डिक्लेयर करने में, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी ने भुगता जी। तो इसलिए 27 की पहली रणनीति ये है कि प्रत्याशियों की सूची पहली जारी कर दी जाएगी, उनको पर्याप्त टाइम दिया जाएगा ताकि वो जनता के बीच में जाए और समाजवादी विचारधारा का जनता के बीच में प्रचार प्रसार करें। ठीक। सवाल एक आता है कि समाजवादी पार्टी का एक आधार है, जो समीकरण लेके आप लोग चलते हैं, जिसका नाम है पीडीए। पीडीए के बारे में ज़रा आप बताइएगा, पीडीए एक्चुअल है क्या? देखिए, पीडीए को जब हम संबोधित करते हैं, पीडीए को जब हम उसका व्याख्यान करते हैं, तो पीडीए का जो टोटल एक निचोड़ निकल करके आता है वो होता है, पी से हम पंडित समाज को भी संबोधित कर रहे हैं और पी से हम पिछड़े समाज को भी संबोधित कर रहे हैं जी। डी से हम दलित समाज को, पिछड़े समाज को हम, और ए से हम आदिवासी समाज को साथ लेके चलने का काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये पीडीए। ठीक। सर, आपने बताया पीडीए, पी मतलब पंडित भी और पी मतलब पिछड़ा भी है। पिछड़ा। तो पी मतलब पंडित कब हो जाता है और पी मतलब पिछड़ा कब हो जाता है? समय काल परिस्थिति के अनुसार या जनसभा को देख के? ना ये समय काल है और ना ही ये हमारा जो पीडीए का जो नारा है, ये वास्तविकता में इसलिए उठाया गया क्योंकि हम हर वर्ग से उठ करके, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, मुस्लिम समाज हो जी, इन सब का गठजोड़ करके हम इस उत्तर प्रदेश को और भारत को आगे लेके चलना चाहते हैं। कारण उसका ये है कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो विद्वान भी हो और वो धनाढ्य भी हो। ठीक। और इसी तरीके से ये लागू हो जाता है अल्पसंख्यकों पे भी। ठीक। तो इसलिए पीडीए का मतलब है हम सब एक हैं, सारी जातियाँ, सारा समाज एक है, हम सबको जोड़ के चलना है और 2027 में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी। ठीक। एक बात का सर जवाब दे दीजिए, जब पीडीए की आप जिक्र करते हैं पीडीए का, तो जब पीढ़ में पंडित भी आ गया, पिछड़ा भी आ गया, आदिवासी भी आपने सब जोड़ लिए, तो फिर सर्व समाज की बात करिए ना, कि हम तो सर्व समाज की बात करते हैं, उसमें पीडीए क्या? देखिए, उसको उल्लेख करने के अपने अपने नजरिए हैं। हमने इसको पीडीए का नारा दे दिया, आपने उसको सर्व समाज का बात कह दी। बात एक ही है। समानता की बात करेंगे तो फिर सेग्रीगेशन क्यों? कान पकड़ने के अलग अलग रास्ते हैं। ठीक। पर जवाब वही है। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जब आप पीडीए का जिक्र करते हैं तो जाति आधार पर जनगणना की बात हो रही है, सरकार ने मंजूरी भी दे दी है, समाजवादी पार्टी इस चीज़ को कैसे देखती है? हम तो शुरू से इसके पक्षधर रहे। तो फिर ये भी बता दीजिए, क्या जात के आधार पर राजनीति होनी चाहिए देश के अंदर? आरक्षण होना चाहिए। जातियों के आधार पे? जातियों के आधार कि आर्थिक आधार पे? जाति और आर्थिक आधार दोनों इसलिए समन्वय जरूरी है, जैसे कि अगर आप ब्राह्मण कुल में या वैश्य कुल में जन्म लेते हैं, ठीक, तो आपकी स्थिति क्या बनती है जब आप सरकारी एंट्रेंस में जाते हैं, और वहीं अगर आप एक धनाढ्य किसी अलग जाति के परिवार में पैदा होते हैं तो उनकी स्थिति क्या बनती है। तो बहुत स्पष्ट बात है इसमें। तो नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वे क्या रहेगा, कि किस बात पे आप लोग जब जाति आधार पे जनगणना होगी, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में राजनीति का परिदृश्य बिल्कुल बदल जाएगा? ये कहा जाएगा जिसमें हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो क्या ये परिदृश्य तो आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मेन इसमें जो बात आके रुकती है वो आर्थिक स्थिति की रुकती है। ठीक। कि आर्थिक स्थिति जिस भी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे आरक्षण देना चाहिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, ये हमारी मांग है। ठीक। दूसरा एक चीज़ और अगर हम सरकार में आते हैं तो 27 में उत्तर प्रदेश में तो ये लागू होगा। ठीक। एक जनरल सा सवाल है, अंकित शर्मा जी से हम पूछना चाहेंगे, अयोध्या के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर भी बना है, ये भी जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं। घूमने गए हैं कभी, दर्शन करने गए हैं? हाँ, दर्शन किए हैं रामलला के, पहले किए हैं। सबसे पहले किया आपने?
पहले किए हैं, मैंने कहा सबसे पहले नहीं कहा। अच्छा, पहले किए हैं। अभी राम मंदिर बना, उसके बाद गए दर्शन करने? अभी मुझे सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। सौभाग्य मिला तो जाएंगे? सौभाग्य मिला तो जाएंगे, रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे। बिल्कुल, रामलला बुलाएंगे तो जाएंगे, बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है? क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आपकी पार्टी सोचती है। देखिए, हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय सेना ने जिस तरीके का शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसका हम दिल की गहराइयों से उसे सलाम भी करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और भारतीय तीनों सेनाओं के जी जो जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिखाया है, वो ना अपितु समाजवादी पार्टी बल्कि प्रत्येक 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। ठीक। सेना की हम इसमें पूर्ण सफलता मानते हैं। सरकार की पूर्ण फेल्योर। जैसे पूर्ण हमने कहा कि सेना का शौर्य पराक्रम भी पूर्ण है और सरकार का फेल्योर भी पूर्ण है। एक चीज जरा अंकित जी और क्लियर कर दीजिए कि सरकार कौन सी, भारत सरकार की मोदी सरकार? भारत सरकार। भारत सरकार फेल्योर है। हाँ, और भारत सरकार के शीर्ष पद पे जो आसीन होते हैं उनको देश का प्रधानमंत्री कहा जाता है। सर जरा इस चीज को समझिएगा, सेना का पराक्रम, सेना की स्वीकारता आपको है, सेना के पराक्रम पे आपको कोई शक नहीं है? कोई शक नहीं। और आप कहते हैं कि भारत सरकार फेल है। हाँ हाँ। तो फिर जीत कौन रहा है? भारत सरकार जीत रही है। आप समझिए कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, कि भारत सरकार जीत रही है। मैं आपको बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन सिंदूर जिस तहत भारत सरकार ने पहले सेना पे भरोसा करके, भारतीय सेना पे जिस तरीके से उनको छूट दी, जिसका परिणाम पूर्ण रूप से भारतीय सेना ने पराक्रम और शौर्य दिखाया, लेकिन उसके बाद एक फोन कॉल अमेरिका से आ जाता है और ये कह दिया जाता है, ट्रंप का जिक्र। हाँ, ट्रंप के जी। तो राष्ट्रपति ट्रंप, मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाना चाहूंगा। बिल्कुल जी, अगर समय है। बिल्कुल समय, आप बताइए। एक युद्ध सन 65 में भी हुआ था। ठीक। एक युद्ध सन 71 में भी हुआ था। ये सन 65 का भारत नहीं है, ना ही सन 71 का भारत है। हमने बांग्लादेश भी बनाने का कार्य किया और हमने 90,000 फौज जो पाकिस्तान की थी उसको सरेंडर करवाने का भी काम किया। ये 2025 का भारत है। 2025 का भारत। क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि अगर एक अमेरिका के राष्ट्रपति फोन करके हमारे प्रधानमंत्री को ये कह देते हैं कि युद्ध रोक दो, नहीं व्यापार बंद कर दूंगा, और यही नहीं रुकते हैं वो इस बात का भी जिक्र करते हुए उन्हें जरा सी हिचकिचाहट नहीं होती है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक ही मंच पे लाके खड़ा करते हैं। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री में यही अंतर रहे बस? ठीक। कि उन दोनों को समानता की दृष्टि से अमेरिका देख रहा है? कहां चला गया गर्त में हमारा देश? ये प्रश्न तो मैं मीडिया से पूछना चाहूंगा। नहीं, सवाल मीडिया से पूछेंगे, सवाल सरकार से पूछेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि आपने जो सवाल किया, मैं चाहूंगा कि मीडिया बंधु भी इन बातों का जवाब दें। ठीक। सर एक चीज़ और बताइए, हम जब प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, महापुरुषों को लेकर सियासत बहुत होती है, उसमें चाहे राणा सांगा हो, पृथ्वीराज चौहान हो, बहुत सारे बयान आए। आप क्या ये नहीं समझते हैं कि राजनेताओं को अपने विकास कार्यों पे बात करनी चाहिए कि हम महापुरुषों को लेके आ जाएंगे, उन पे इतिहास पे चर्चा शुरू हो जाएगी? अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, आपकी पार्टी के एक थे नेता, आप जानते हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद बवाल शुरू हो गया और पार्टी उनके बयान के पक्ष में आके खड़ी हो गई, चाहे अनचाहे, चाहे जैसे भी। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पार्टी का समर्थन करता हूँ। नहीं, पार्टी का समर्थन तो करते हैं, जब पार्टी ने स्टैंड लिया तो हमने स्टैंड ले लिया। क्या ऐसे विवादित बयान दिए जाने चाहिए महापुरुषों को लेके? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार बात कह दी है, उसको पुनः दोहराने का कोई मुझे नहीं लगता औचित्य है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि क्या महापुरुषों को लेके सियासत होनी चाहिए? एक जनरल सा सवाल है। पार्टी का जो स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है। ठीक। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, पीडीए की बात आप लोग करते हैं और बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता में है। बीजेपी से टकराने के लिए सियासी तौर पर हम समाजवादी पार्टी कौन से अखाड़े तय करेगी? क्या क्या मुद्दे होंगे आपके और कैसे चुनाव में जाएंगे जनता के बीच में पीडीए के अलावा? देखिए, प्रश्न 2 लाइन में आपने कर दिया, आप जैसे चाहें वैसे जवाब दीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें एक सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से अभी की उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है जी,
और स्वयं भारतीय जनता पार्टी में जो उठक पटक का खेल चल रहा है जी, जो अलग अलग माध्यमों से रोज ही सामने आता है कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, हमारे बल्कि आदि शंकराचार्य ने तो बड़ा एक स्पष्ट और बड़ा मैं कहूँगा साफ सुथरा जवाब दिया कि जिस प्रदेश के मुखिया गौरक्षा सेवा समिति के भी अध्यक्ष हों जी, और उन्हीं के प्रदेश में गाय कटान इस प्रकार हो रही है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आदि शंकराचार्य। इत्तेफाक तो रखते हैं आप उनके शब्दों पे? बिल्कुल समर्थन करते, मैं सहमति, सहमति ठीक। नहीं तो आप बताइए ना, अभी आप बता रहे थे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का जो आज का भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण चल रहा है, जिस तरीके से आप देखिए कि मुफ्त राशन बांट करके और आम जनता को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि विकलांग कर दिया गया है। क्या हम भारतीय इतने कमज़ोर हैं कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हम नहीं कर सकते? ठीक। क्या भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को पिछले इतने वर्षों से मुफ्त भोजन राशन दे रही है? इसके पीछे क्या आकांक्षाएं होंगी सरकार की? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो मुफ्त राशन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो ये बंद करेगी? चिन्हित किए जाएंगे लोग। आवश्यकता है या नहीं? नहीं तो आवश्यकता है तभी तो मिल रहा है ना। नहीं, 80 करोड़ इतने लोग जब बीपीएल में है तभी तो उन्हें राशन मिल रहा है। आप बीपीएल कार्ड बनवाना और ख़ास तौर से ये जो इस समय की जो सरकार चल रही है, मैं आपको अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कार्य पिछली सरकारों में 500 रुपए में हुआ करते थे। किस सरकारों में? पिछली सरकारों में। पिछली मतलब कौन सी सरकार? बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही, आपकी भी रही है, हमारी रही है, लेकिन हमारे में हुआ नहीं, वो इत्तेफाक। ठीक, ये अच्छी एक बात रही। ठीक। वही काम आज 5-5 हज़ार रुपये में हो रहे हैं। वही काम 5-5 हज़ार रुपये की रिश्वत में हो रहे हैं। जबकि दूसरी महत्वपूर्ण बात, लोग ये समझ चुके हैं। देखिए, लोग ये जान चुके हैं कि हिंदू और मुसलमान को आप कब तक बांटते रहोगे? आपने बांटा, आपने राज किया। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हिंदू और मुसलमान भाइयों को बांटने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी बड़ा बयान दे रहे हैं आप ये? हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, और पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ। ये बांटने का जो उन्होंने काम किया, लेकिन इस बार पहलगांव को देखने के बाद चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग एक हुए, सब लोग एक होकर के चले और सब ने एक ही नारा दिया कि हम भारत सरकार के साथ हैं और जो कुछ हुआ है इस पे जितना कड़ा एक्शन लिया जाए उतना कम है। नहीं, जरा आप ये दर्शकों को बताइएगा, जब आप जिम्मेदारी से बयान दे रहे हैं, जरा स्पष्ट बताइएगा कि ऑपरेशन सिंदूर से हिंदू और मुसलमानों को बांटने का क्या प्रयास किया गया? पहलगांव के वो हत्यारे कहाँ हैं, मैं आज जानना चाहता हूँ। ठीक। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो सिंगापुर में जाकर के बयान दे रहे हैं कि हाँ हमारे विमान गिराए गए। कितने हिंदू मुसलमान कहाँ गया? नहीं, हिंदू मुसलमान कहाँ गया? आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से हिंदू मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया गया। हिंदू मुसलमानों को जब एक प्रचार ये किया गया कि पहलगांव में जब वो 4 या 5 आतंकवादी घुसे तो उन्होंने नाम ले लेकर के मारा। ये सच नहीं है, इसके तो वीडियो है साहब। सुनिए, आप मुझे एक बात का अगर जवाब दें जी। जब आप मास अटैक करते हो तो आपके पास कितना समय होता है? ठीक। ये तो संभव नहीं है कि आप अगर 37 आदमियों को मार रहे हो तो 37 आदमियों से आप पे इतना वक्त है कि आप पूछ के मारोगे कि हिंदू हो मुसलमान हो, कलमा पढ़ो। ये सब चीजें बनाई जाती हैं। ठीक। ये करवाया जाता है। पुलवामा का आज तक भारत सरकार के पास क्या हिसाब है? नहीं अंकित जी, पुलवामा छोड़ दीजिए, लेकिन जिस गंभीर बात को आप उठा रहे हैं, आप गंभीर बात ये उठा रहे हैं, आपने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें धर्म पूछ के गोली नहीं मारी गई, आप इस पे सवाल उठा रहे हैं। इसमें जो वीडियो आया है वो जो पीड़ितों के बयान हैं, पीड़ितों के बयान कैसे आप उन चीज़ को डिनाई कर देंगे? पीड़ित ये कह रहे हैं कि हमसे पूछा गया और हमारा धर्म पूछा गया, धर्म पूछ पे जो कलमा नहीं पढ़ पाए उनको गोली मार दी गई। अगर आप ये कह रहे हैं कि धर्म पूछ के आप चीज़ों को आप डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे कितने पीड़ित हैं?
करीब जो 4-5 वीडियो तो आए हैं और उन्होंने कहा है जो देखिए तीन शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है, जो शुभम द्विवेदी की पत्नी है कानपुर की, उसका स्पष्ट बयान है साहब। उन्होंने ये कहा है कि धर्म पूछ के हमारे पति को गोली मारी गई, क्योंकि ये प्रायोजित था। वो 37 में से 3 को पूछा गया, तो 37 को मारने में उन्हें चंद मिनटों का समय कैसे लगा 4 आदमियों को। जब वो पूछ रहे हैं, बात तो यहां तक भी हुई कि कपड़े उतरवा के देखे गए जी। तो ये कौन बयान दे रहा है? ये बयान जो पीड़ित है वो दे रहे हैं। जो पीड़ित है उनके बयान पे तो आप गंभीरता से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, लेकिन आप ये देखिए कि औसत क्या है जी, औसत क्या है। ठीक, 37 में से 3 परिवार इस बात को बोल रहे हैं, तो क्या ये प्रायोजित नहीं है? उन परिवारों का प्रायोजित नहीं है कहीं ना कहीं? इसमें सरकार की सवाल किस पे उठा रहे हैं? आप सवाल उठा रहे हैं जो पीड़ित हैं, जिन्होंने सरकार पे पीड़ितों से हमारा प्रायोजित किसका है? प्रायोजित आप सरकार का है। सरकार ने कराया कि उनको बयान दिलाया? जी सरकार। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने प्रायोजित करके उन पीड़ितों से बयान दिलवाए? जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये पूरा जो कार्य हुआ है ये प्लांटेड था, और इसमें सरकार का कहीं ना कहीं इसलिए रोल दिखाई देता है। प्लांटेड क्या था? घटना प्लांटेड थी? घटना प्लांटेड थी, सरकार ने करवाई है। हाँ सर, हाँ, बिल्कुल सरकार ने कराई है। पुलवामा अटैक सरकार ने करवाया, आज तक खुलासा नहीं हुआ। पहलगांव के आतंकवादी 4 आतंकवादी कहाँ चले गए, आज इस बात को 1.5 महीना हो चुका है। सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? एक बात का अंकित जी जवाब और दीजिए। चलिए, आपके जो विचार हैं, आप कहते हैं कि पहलगाम सरकार ने कराया, ठीक, पुलवामा सरकार ने कराया, 26/11 किसने कराया? 26/11 जो आतंकी मुंबई हमला हुआ था वो किसने कराया था? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस आपके गठबंधन में, वो किसने कराया था? इंटेलिजेंस फेलियर था। वो इंटेलिजेंस फेलियर था। जब जम्मू कश्मीर की सरकार ये जानती थी कि इतना टूरिस्ट उस दिन वहां पहुंचेगा, जब रजिस्ट्रेशन होता है वहां पे हर चीज का, तो वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्या ये गंभीर प्रश्न नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका जवाब सरकार ने आज तक दिया क्यों नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। आप सरकार से जवाब मांगिए, लेकिन आप जिस चीज़ को आप नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं वो थोड़ा सा गलत मुझे लगा। इस वजह से हमने आपसे सवाल पूछा। खैर छोड़िए, हम एक बात और ये जानना चाहते हैं कि पीडीए पंचायत समाजवादी पार्टी कर रही है और जगह जगह पे जिलों में पीडीए पंचायत हो रही है। पीडीए पंचायत के जरिए समाजवादी पार्टी मतलब प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? ये मुझे लग रहा है आपने फिर से वही प्रश्न दोहरा दिया दूसरी जबान में। हमारा जो इस टाइम मोटिव है वो है पीडीए का मतलब आपने सब समाज बोल दिया, वो हो गया। हम सिर्फ आपके मुद्दे जानना चाह रहे हैं कि इन मुद्दों पे पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी 2027 का 2027 का। हमारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो संगीन हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इस वक्त की सरकार गौर नहीं कर रही है। उदाहरण के तौर पे जी, हम सबसे पहले हम सत्ता में आने के बाद आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात करेंगे और आर्थिक आरक्षण को लागू करके दिखाएंगे। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक आधार पे, जातीय आधार के इधर आप आर्थिक आधार पे आरक्षण की मांग करेंगे। ठीक, आर्थिक आधार पे। उसके अलावा समाजवादी सरकार के समय में जो कार्य हुए और उन कार्यों को अब आकर के बंद कर दिया गया या उनको कह सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ाया गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं जी कि अभी लखनऊ में मेट्रो समाजवादी पार्टी लाई, जी बिल्कुल, लोहिया पार्क समाजवादी पार्टी लाई। इसी तरीके से हमने कमर्शियल हब बनाया और उसको हमने 5 स्टार होटल की तर्ज पे बनाया, जिसमें के मध्यम वर्गीय जो हमारे बुनकर हैं या छोटे काश्तकार हैं जी, वो वहाँ जा कर के और जो भारतीय संस्कृति है उसके जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको वहाँ जा कर के डिस्प्ले कर पाएं और अपना रोजगार उससे बढ़ा पाएं। उसको पूरी तरीके से ठप करके रख दिया इस सरकार ने। फिर हमारी एक और बहुत बड़ी दिक्कत है जिसको भारतीय जनता पार्टी, हम भी गाय को अपनी माता मानते हैं और मैं अक्सर देखता हूँ कि आप यहाँ से लखनऊ तक जाएंगे तो रास्ते में आपको कितनी गाय माता मिलेंगी। ये भी एक गंभीर प्रश्न इस सरकार पे है। लेकिन हमारी स्पष्ट है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम गाय रक्षा के लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन करेंगे
और मंत्रालय अब भी है, लेकिन उस मंत्रालय को किस तरीके से चलाना है उसमें परिवर्तन आ ठीक, संचालन सही होगा, संचालन होगा उसका। ठीक। और इसके बाद फिर हम जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी खेती की ज़मीनें ख़त्म होती जा रही हैं, और इसको जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन होता जा रहा है इमारतों का, आज जहां मैं आपके साथ खड़ा होकर इंटरव्यू कर रहा हूं, आज से ज़्यादा नहीं 10 साल पहले यहाँ खेत लहराते थे, बिल्कुल। आज यहाँ सांस लेने को जगह नहीं है। इसी प्रकार से हमें साइंस का सहारा लेते हुए अपनी जो ज़मीनें कम होती जा रही हैं और जो बची हुई ज़मीनें हैं उनको कैसे हम किस तरीके से और उनको ज़्यादा पैदावार करने के लिए हम तैयार कर पाएँ, क्योंकि अभी ये सरकार इस बारे में सोच नहीं रही है। आने वाले समय में, क्योंकि हम जिस रीजन में रहते हैं यहाँ शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं इस रीजन में, तो शाकाहारी लोगों के लिए तो गेहूँ, चीनी, आटा ये सब चाहिए, गन्ना चाहिए। तो उसके लिए हमारे क्या किस तरीके से साइंटिफिकली हम इस कम होती हुई सुकड़ती हुई ज़मीन पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फसलें किसानों के लिए पैदा कर पाएँ। ठीक। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं साहब? मैं सचिव हूँ। हाँ ठीक, सचिव, सॉरी। एक योगी सरकार को आप क्राइम कंट्रोल के लिए कितने नंबर देंगे? अगर मूल्यांकन करेंगे आप तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए कितने नंबर देंगे? पहले तो मैं यही चाहूँगा कि किसी तरह अंतरकलह ख़त्म हो जाए, और अभी मूल्यांकन कर दीजिए ना, आप मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन में कितने नंबर देंगे? 10 में कितने नंबर? 0 है, बिल्कुल 0 देंगे। बिल्कुल 0 है। तो अब आप बताइए, जो अंतरकलह का जिक्र कर रहे थे, क्या कारण क्या रहा कि 0 नंबर देंगे? देखिए, आप 1 नंबर भी आप नहीं देंगे, क्योंकि जब आप 0 नंबर देते हैं तो आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ने कॉपी में कुछ नहीं लिखा और लिखा है तो ब्ला ब्ला लिखा है, तो वो क्या कारण रहा? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप कुछ सीमा लांघते हैं जी, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक। लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं तो आपका व्यक्तित्व, मैं आपको बयान तो यहाँ दे रहा हूँ, हो सकता है 1 घंटे बाद बुलडोजर मेरे घर पहुँच जाए। इतना डर है? ये मेरा डर नहीं है, मैं तो बयान दे रहा हूँ। अगर मैं डरता तो ये बयान नहीं देता मैं। ये आम आदमी को डर है, और इसका जवाब आम आदमी सन 2027 के चुनाव में देगा। क्योंकि आदमी जब डरता है तो वो चुप हो जाता है। हम क्योंकि राजनीतिक जीवन में हैं जी, तो हमें आम आदमी की आवाज आपके माध्यम से उठाने का अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकारों का भी हनन पूरी तरीके से चल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि बीजेपी सरकार ने धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाया है, रिलीजियस टूरिज्म जो है वो बढ़ा है। आप चाहे अयोध्या की बात कर लीजिए, काशी विश्वनाथ की बात कर लीजिए, बांके बिहारी में भी जो कॉरिडोर बन रहा है, बांके बिहारी में कॉरिडोर बन रहा है, लोग विरोध भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी समर्थन भी दे रही है। क्या होना चाहिए? कॉरिडोर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? अगर उन्हें सही वक्त पे सही मुआवजा दिया जाए जो लोग वहाँ हैं, और उनको सही जमीन आवंटित करी जाए, उनका रिहायशी और उनका व्यापारिक जितने भी मसले हैं उसको सरकार पूरी तरीके से पहले सॉल्व कर दे, सुलझा दे, तो हम इसके पक्ष में हैं। नहीं तो वही हाल होगा जो अयोध्या में हुआ, मथुरा में वही हाल होगा। मतलब जैसे अयोध्या में सीटें हारे, मथुरा में भी हारेंगे? यही हारेंगे। आप ये मतलब भविष्यवाणी कर रहे हैं? मैं भविष्यवाणी क्या, ये उदाहरण है। अयोध्या आपने देखा? अयोध्या, मैं गया अयोध्या, लोग वहाँ इतने पीड़ित हैं, इतने परेशान हैं। वो कह रहे थे हमारी जमीन ले ली। अयोध्या आप कब गए थे? चुनाव के दौरान? मैं चुनाव के दौरान गया था। दर्शन किए थे? दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। अच्छा, आप चुनाव रामलाल लला ने अभी नहीं बुलाया। ठीक, बुलाएंगे जरूर बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे। ठीक। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आप बताइएगा। समाजवादी पार्टी जब चुनाव में आती है तो बहुत सारी चीज़ें, चुनाव जो है वो एक खांचे में बढ़ जाते हैं, चाहे वो भाजपा बात करे या समाजवादी पार्टी बात करे। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को हमेशा एक पक्ष लेके बात करती है हमेशा, और वो एक समुदाय का पक्ष लेके जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसका विरोध भी आपको एक पक्ष में झेलना पड़ता है? हम संकेत कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? जी जी, ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के दिमाग की उपज है। ठीक। जो इस बार तो नहीं चल पाएगी, कि समाज ये स्वीकार कर चुका है
ये तो खुद कहते हैं बटोगे तो कटकटोगे। ये जो शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ये इशारों में क्या कहते हैं आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन दोनों ही धर्म इस बात पे आकर के एक हो चुके हैं कि हम साइकिल के दो पहिए हैं, नहीं उसमें बिना हमारे काम नहीं चलेगा। नहीं उसमें मोदी जी ने कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो वो एक जो एकीकरण है वो वर्गीकरण है, तो एकीकरण और वर्गीकरण में दोनों का आप बताइए दोनों काउंटर कैसे करेंगे आप? दोनों ही बातों का मतलब एक ही निकलता है। बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। तो एक एकीकरण हो गया, एक वर्गीकरण हो गया। नहीं, वर्गीकरण क्या हो गया इसमें? बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे और एक हो तो सेफ हो। तो एक पर्टिकुलर जाति पे अगर आप धर्म पे किसी पे हमला कर रहे हैं, ठीक, तो ये लोकतंत्र का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसे लोकतंत्र नहीं कहते। और भारत का जो वोटर है वो पिछले 11 वर्षों में इतना परिपक्व हो गया है कि वो समझ चुका है कि कार्य के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को क्या दिया और बांटने के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को क्या दिया, और उसी का जवाब 2024 में इसी उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने अपनी वोट का अधिकार का प्रयोग करके समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ी हुई। और ये वही जनता होगी जो दोबारा अपना गुस्सा 2027 में निकाल करके दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ करने का काम करेगी। ठीक, 2027 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही हैं आज आप भविष्यवाणी करके जाइएगा, और 27 में हम भी आपसे मुलाकात करेंगे। तो जरा आप दर्शकों को बताइएगा कि 27 का सिनेरियो क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, सबसे एज्यूम कर लीजिए। आज का जो परिपक्व जो समय है और जिस तरीके से जनता त्रस्त है, इस बारे में निसंकोच कोई संदेह नहीं है कि 325 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लेने जा रही है। और आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। 325। तो निश्चित तौर पर अंकित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो समाजवादी पार्टी अंकित जी का यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो 2027 का चुनाव होगा और 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हालांकि ये तो भविष्य के गर्भ में है कि सियासत किस का करवट बैठेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आने वाले दिनों में फिर किसी शख्सियत से आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।